हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईएसएम सीरीज 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम का चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको काफी सारी चीजें समझाई थी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों के चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। और जो चैप्टर नंबर 2 है वो है कंसेप्ट एंड रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड का क्या रोल है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, अगर आप चाहते हो कि ये एग्जाम आप अच्छे से क्लियर करो तो मेक श्योर आप आज ही एग्जाम की डेट फाइनलाइज कर लो। मैंने लास्ट चैप्टर पे भी कहा था, आपको वीडियो 1 में भी कहा था कि आप अपने एग्जाम की डेट डिसाइड कर लो कब आपको ये एग्जाम देना है और वो गोल से फिर स्टिक रहो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपना नोटबुक और पेन आपके पास होने चाहिए, नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहो। जब मैं एमसीक्यू आपसे पूछूंगा तब आप उसके आंसर दो। अपने क्वेश्चन एमसीक्यू के जो प्रेप कैफे से वो आते हैं आपके जो प्रेप कैफे से आपको मिलते हैं ना मॉक टेस्ट, उसको आपको करना पड़ेगा, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। एक दो बार आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे जिससे आपको काफी नॉलेज गेन होगी और आप इजीली ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और जैसे ही सेशन ओवर हो जाएगा, आप प्रॉपर Q&A सेशन होगा, आप एक एक करके अपने डाउट्स पूछना और कोई भी एक्स्ट्रा डाउट्स रह जाए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने लास्ट भी आपको समझाया था, दोबारा से समझा देता हूं म्यूचुअल फंड का क्या मतलब होता है। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो बेसिकली करते क्या है, थोड़ा थोड़ा फंड सबसे कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी, तो मैंने क्या करा, ABCDEFGH ये सारे इन्वेस्टर्स थे और हर इन्वेस्टर से मैंने 10-10 रुपीज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मेरे पास 100 रुपीज आ गए, उस 100 को मैंने इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी में, उस 100 को मैंने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में, सिल्वर में, डेट में, रीट्स में, इनवीट्स में, एंड वहां से जो रिटर्न आया वो मैंने पास आउट करके दे दिया उन्हीं ABCDEFGH इन्वेस्टर्स को। और जो रिटर्न मैंने पास आउट करके दिया उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल गए और मैंने उनसे एक फीस चार्ज कर ली जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड की ब्रॉडर आइडिया मिल गया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड है क्या। सबसे पहले यहां पर जो म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए हर स्कीम का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हर स्कीम का अलग ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूं इक्विटी फंड्स की, तो इक्विटी फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये ऑब्जेक्टिव होता है, टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन income from a portfolio predominantly invested in equity and equity related instrument। जब भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैंने आपको आज समझाने हैं कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपके पास इक्विटी फंड है, आपके पास डेट फंड है, आपके पास हाइब्रिड कैटेगरी फंड है, थीमेटिक फंड है, सेक्टर फंड है, उसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरीज के फंड्स होते हैं। तो हर एक जो यहाँ पर थीम है या हर एक जो इन्वेस्टमेंट आपका कैटेगरी है उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बात करी इक्विटी फंड की। जब भी मैं बात करूं इक्विटी फंड की, तो इक्विटी फंड का मतलब है कि आपका जो पैसा है उससे कैपिटल एप्रिशिएट करना, मतलब आपके पैसे से प्रॉफिट बनाना आपकी, जिससे कैपिटल एप्रिशिएट हो पाए। वहीं अगर मैं बात करूं डेट फंड्स का या ओवरनाइट फंड्स का, क्या काम होता है। डेट फंड और ओवरनाइट फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम। जब भी मैं डेट फंड में पैसा डालता हूं तो वो रेगुलर इनकम के लिए डालता हूं कि मेरे को एक रेगुलर इनकम आती रही और एक फिक्स टाइप के रिटर्न्स मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है वो बिल्कुल फिक्स तो नहीं होते, बट मैं कह सकता हूं कि मतलब उसमें मैं ये बोल सकता हूं कि इक्विटी के जो रिटर्न्स होते हैं वो काफी वॉलेटाइल होते हैं एज कंपेयर टू डेट। तो डेट में मेरे को फिक्स टाइप के रिटर्न्स मिल जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। यहां पर हम लोग जब पैसा लगाते हैं तो फिक्स पीरियड में हमारा पैसा जाता है और जितने पीरियड के लिए पैसा गया उतने में हमारा रिटर्न डिसाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मैं म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। जब एक म्यूचुअल फंड आगे किसी को डेट फंड में पैसा देता है तो उसके साथ उसका डिसाइड होता है कि इतने परसेंट में मैं आपको पैसा दे रहा हूं और इतने टाइम बाद आपने मेरे को वापस करना है, और वो जो रिटर्न होता है वो आप ही को पास आउट होता है। तो मैं यहां पर बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। जो ओवरनाइट फंड होते हैं उसका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। स्कीम इंटेंड्स टू प्रोवाइड रीजनेबल इनकम अलोंग विद हाई लिक्विडिटी by investing in overnight securities having a maturity of one business day।
आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मैं अब आपको बहुत इजी वे में समझाता हूं। जो ओवरनाइट फंड होते हैं ना, ये इस तरह की सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मेच्योरिटी सिर्फ एक बिजनेस दिन की होती है। यानी एक बैंक को आज 50 करोड़ का अमाउंट चाहिए या 100 CR की अमाउंट चाहिए। उसने क्या करा, पीएनबी बैंक ने बोला मान लो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को कि मेरे को आज 100 करोड़ चाहिए, क्या आप मेरे को एक दिन के लिए दे सकते हो? एचडीएफसी ने बोला बिल्कुल जी, हम आपको 100 करोड़ ट्रांसफर कर देते हैं, इतना इतना आपका इंटरेस्ट रहेगा और आप हमें एक दिन बाद पैसा वापस कर देना। तो एचडीएफसी एमसी ने 100 करोड़ ट्रांसफर करे, पीएनबी ने अपना काम करा एक दिन के लिए, वापस जैसी पीएनबी के पास पैसा आया उसने 100 करोड़ वापस कर दिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को, साथ में उसने इंटरेस्ट भी पे करा। अब वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो पैसा आप इन्वेस्टर्स का ही है तो इंटरेस्ट आप ही को पास आउट होएगा। तो ओवरनाइट फंड का मतलब है, इसका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है? ये रीजनेबल इनकम जनरेट करना इसका काम है विद हाई लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज। मतलब ये हाई लिक्विडिटी वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा जिनकी मेच्योरिटी एक दिन में होती है। आई होप यहां पर आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड। अब देखो डेट फंड में भी बहुत कैटेगरीज है, मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं, तो आज तो पेन और पेपर ले लेना जिससे ध्यान से एक एक मेरी बात समझोगे। अब जब मैं बोल रहा हूं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट अ स्टेडी इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। यानी ये अपना पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाने वाले हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब है ये लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी 2 साल, 5 साल, इवन 10 साल के लिए भी ड्यूरेशन हो सकती है। अब वहीं अगर मैं बात करूंगा हाइब्रिड फंड की, अब देखिए ये किस टाइप के फंड है, हाइब्रिड फंड किस टाइप के फंड है। सो जब मैं बात कर रहा हूं इक्विटी की, जब मैं बात कर रहा हूं डेट की, जब मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो बन जाते हैं हाइब्रिड फंड। अब होता क्या है, जब मैं इक्विटी फंड अपने इन्वेस्टर्स को देता हूं या मैं खुद इक्विटी फंड लेता हूं तो वो वॉलेटाइल रहता है। अगर मार्केट में गिरावट आ गई तो मेरा इक्विटी फंड नीचे भी आ सकता है। तो मैंने क्या करा यार, मैंने सोचा यार मार्केट की गिरावट मेरे को तंग ना करे तो मैं थोड़ा सा डेट का पोर्शन भी रखना चाहता हूं अपने फंड में, इसीलिए मैंने हाइब्रिड कैटेगरीज के फंड लिए। हाइब्रिड में भी 2-3 कैटेगरीज हो जाती है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे डेट हाइब्रिड जिसमें डेट का पोर्शन ज्यादा होता है, इक्विटी कम होता है। इक्विटी हाइब्रिड मतलब जिसमें इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है या डेट का मतलब डेट का पोर्शन कम है। तो जब मैं बात कर रहा हूं हाइब्रिड फंड की तो आप समझो इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर है यहां पर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं और ये बहुत ध्यान से समझना। जब मैं बात कर रहा हूं यूनिट्स की, अब म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में काम करते हो, जब स्टॉक मार्केट में आप जब अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक बाय करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का वोडाफोन आइडिया है तो आपने 1000 शेयर बाय कर लिए, है ना, आप ऐसे ही बोलते हो ना। उसी तरह म्यूचुअल फंड के अंदर हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी होती है। तो एनएवी आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड का शेयर प्राइस। और जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो एनएवी पे ही बाइंग सेलिंग होती है। तो जब आपने कोई म्यूचुअल फंड में मान लो 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे और उसकी एनएवी 10 रुपीज है, तो दैट मीन्स कि आपको 1000 यूनिट्स मिलने वाले हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब म्यूचुअल फंड में जो फेस वैल्यू होती है, इसका क्या मतलब होता है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम नई आती है यानी न्यू स्टार्ट होती है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज रखी जाती है। हर एक म्यूचुअल फंड जब भी अपना एनएफओ लेके आता है तब उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज फिक्स्ड होती है। और 10 रुपीज का मतलब है कि आपको अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो 10 रुपीज की फेस वैल्यू पे होंगे। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है यूनिट कैपिटल। द नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय अ स्कीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स फेस वैल्यू इज द कैपिटल ऑफ द स्कीम, इट्स यूनिट कैपिटल। अब इसका सिंपल समझते हैं, यूनिट कैपिटल का क्या मतलब है। अब जितने नंबर ऑफ यूनिट स्कीम ने इशू करे हुए ना उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी फेस वैल्यू से, तो ये उस फंड की यूनिट कैपिटल आ जाती है। आगे बात करेंगे रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये होते हैं एएमसी जो फंड्स मैनेज करने के लिए, पूरा प्रोसेस करने के लिए एक्सपेंस चार्ज करती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है ऑब्वियसली बात है आपके रिटर्न में थोड़ा फर्क पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो कम है तो वो काफी अच्छी बात है। बट इट्स डिपेंड ऑन द एएमसी टू एएमसी। कुछ एएमसी जब ज्यादा एयूएम मैनेज करने लग जाती है तो वो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेंस रेशियो कम कर देते हैं। बट जब कुछ एएमसी कुछ नए तरह का फंड लेके आती है, कोई थीमेटिक फंड है, थीम बेस्ड फंड है, सेक्टर फंड है, उसमें वो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रखती है।
वहीं नेट एसेट वैल्यू मैंने आपको दोबारा से समझाया, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड का शेयर प्राइस, इसी पे बाइंग और सेलिंग होती है हर स्कीम की। और हर स्कीम की एनएवी 10 रुपीज से ही स्टार्ट होती है, जैसे जैसे उसकी यूनिट कैपिटल बढ़ती रहती है, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट अगर पॉजिटिव में बढ़ रही है, उसके शेयर जो उसने खरीदे हुए हैं या उसने जो डेट फंड्स खरीदे हुए हैं उनके ऊपर उनको रिटर्न आ रहा है, तो वो एनएवी बढ़ती जाती है, वो 10 रुपीज से ऊपर जाती रहती है। और इसमें आपके जो एनएवी होता है, जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, तो आपकी भी एवरेज एनएवी का अमाउंट आता है और उसको हम कंपेयर करते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा होता है रेट। अगर मेरी एवरेज एनएवी 10 रुपीज की है और मार्केट में रेट चल रहा है मान लो एनएवी का 12 रुपीज, दैट मींस मेरे को 2 रुपीज पर एनएवी यहां पर बेनिफिट हो रहा है। और मेरा अभी मैंने जो परचेज करा 10 में है, एनएवी चल रही है 8 रुपीज, दैट मीन -2 रुपीज हूं मैं, 2 रुपए लॉस में हूं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए एयूएम का क्या मतलब होता है। एयूएम का मतलब है कि कंपनी कितना फंड मैनेज कर रही है। जब मैं बात कर रहा हूं एयूएम ऑफ द म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसका एयूएम, तो आप बोल सकते हो कि टोटल फंड जो वो मैनेज कर रही है वो कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल पराग पारिक म्यूचुअल फंड, वो मैनेज कर रहा है अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज, तो वो पराग पारिक का टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम हो गया, ठीक है, मतलब टोटल म्यूचुअल फंड का अमाउंट हो गया जो वो मैनेज कर रहा है। अब अगर मैं बोलता हूं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम है यहां पर 85,000 करोड़, दैट मींस जो पराग पारिक की एक स्कीम है फ्लेक्सी कैप फंड, उसका पर्टिकुलरली एयूएम जो है वो 85,000 करोड़ है, यानी उसमें वो 85,000 करोड़ रुपीज मैनेज कर रहे हैं। ये होता है एयूएम। और मार्क टू मार्केट का क्या मतलब होता है? मार्क टू मार्केट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एट इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। यानी मैं ईच सिक्योरिटी को वैल्यू कर रहा हूं यहां पर, और इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जब मैं मार्क टू मार्केट वैल्यू जो वैल्यूएशन करता हूं ना, ये डेली बेसिस पे होती है और इसी से ही एनएवी की कैलकुलेशन होती है, यानी नेट एसेट वैल्यू जो म्यूचुअल फंड की है ना, उसकी कैलकुलेशन मार्क टू मार्केट के बेसिस पे ही होती है। यहां पर हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड में ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यानी देखिए आपको कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं पता आज कौन सा शेयर बाय करना चाहिए कौन सा सेल करना चाहिए, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड अच्छे फंड मैनेजर्स को दिया हुआ है, वो अपने आप बाय सेल करेंगे, तो ये म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट मिलता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। सेकंड आ जाता है अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। कभी कभार क्या होता है, मान लो मेरे को शेयर लेना है रिलायंस इंडस्ट्री का, एंड मेरे पास तो नहीं है भाई 1200 रुपए, बट मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए। और आपको पता है म्यूचुअल फंड एएमसी कुछ कुछ स्कीम्स 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा देती है, तो अफोर्डेबल है। आप चाहो तो 500 से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। आपको शेयर्स लेने का समझ नहीं आ रहा कौन सा कब लेना है, आपने क्या करा, म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज डालना स्टार्ट करा, वो अपने आप आगे आपके अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। ठीक है जी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब इसका क्या मतलब है, म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को लोन देता है डेट फंड के थ्रू, ठीक है, म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को हेल्प करता है। तो ये सारे हेल्प से क्या होता है, इकोनॉमी ग्रोथ होती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड काफी ट्रांसपेरेंट है, जहां पे भी वो इन्वेस्ट करता है वो आपको फैक्ट शीट में बता देता है कि भाई आपका पैसा कौन से स्टॉक्स हमने खरीदे हैं, वो आपको जरूर हर महीने बताएगा। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है ना म्यूचुअल फंड की बेनिफिट या सबसे बढ़िया एडवांटेज, वो है लिक्विडिटी, यानी आपके पैसे कितनी जल्दी कैश कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कितनी जल्दी वापस आ रहा है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। और म्यूचुअल फंड ऐसा है, आप एग्जिट कर दो 2 दिन में आपको पैसा मिल जाता है। और फंड मैनेजर, अच्छे फंड मैनेजर इस तरह से मैनेज करते हैं फंड को कि कुछ कैश रखते हैं जिससे अगर रिडम्पशन आ भी जाए तो उनको अपने स्टॉक्स बेचने नहीं पड़ते। फिर आ जाता है टैक्स बेनिफिट, और म्यूचुअल फंड में जैसे ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके आप टैक्स भी सेव कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करूं भाई, आप अपना कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। आप चाहोगे कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, फंड मैनेजर को अच्छा लगेगा तो वो बाय करेगा। उसके बाद आ जाता है चॉइस, आप चॉइस नहीं कर सकते, ठीक है जी। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, अगर म्यूचुअल फंड एएमसी को लग रहा है कि इसमें ज्यादा कॉस्ट करनी चाहिए तो वो अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये आपके पास यही कंट्रोल है कि आप वहां से शिफ्ट कर सकते हो। और गारंटीड नहीं होता म्यूचुअल फंड, ये इसकी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर 3 क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली। सबसे पहली बात जो आ जाती है वो आती है ओपन एंडेड फंड, फिर क्लोज एंडेड, और फिर आता है यहां पर इंटरवल फंड। अब तीनों को बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा।
सबसे पहली कैटेगरी ओपन एंडेड फंड। इसका सिंपल मतलब है कभी भी आप एंट्री कर सकते हो, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो। यानी जो नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड, ये जितने भी फंड्स होते हैं ना, ज्यादातर ये होते हैं ओपन एंडेड फंड। इसमें आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, तो एंट्री और एग्जिट जो है वो कभी भी हो सकता है। इसको हम बोलेंगे ओपन एंडेड फंड। फिर आते हैं क्लोज एंडेड फंड। अब क्लोज एंडेड फंड क्या है? आपने एंट्री तो कर ली, आप एग्जिट नहीं कर सकते। इसका एक फिक्स मैच्योरिटी है, यानी एग्जिट होगा तो मान लो 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। बट म्यूचुअल फंड क्या कहता है? मान लो आपको एग्जिट करना है ना, आपको जरूरत है पैसों की, तो आप क्या करो, स्पेशली क्लोज एंडेड फंड जो होते हैं वो ज्यादातर आपके ईटीएफ होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी। अब क्लोज एंडेड का मतलब है, म्यूचुअल फंड कह रहा है कि भाई मैंने तो क्लोज करा हुआ है ये फंड, अब आप इजीली इसको सेल नहीं कर सकते। बट रुकिए, मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन करता हूं। मैं अपने क्लोज एंडेड फंड को ना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा देता हूं। तो अगर आपका मन है कि आपको इसको सेल करना है तो आप सेल कर दो, जिसको बाय करना होगा वो बाय कर लेगा। तो क्लोज एंडेड में दो टाइप्स के फंड्स हो गए। एक तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स भी आ जाते हैं, जहां पर आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, 5 साल बाद उसकी मैच्योरिटी आएगी और तभी आप एग्जिट कर पाओगे, यानी तभी आपको पैसा वापस मिलेगा। या फिर क्लोज एंडेड फंड हो गए जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। वहां पर फंड मैनेजर यानी म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ये बेनिफिट दे रही है कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो ओपन एंडेड के थ्रू, आप आ गए हमारे पास क्लोज एंडेड फंड में, बट अगर आपको इमरजेंसी पैसा चाहिए, आप अपने जो यूनिट्स है या जो आपके पास नंबर ऑफ ईटीएफ है वो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल कर दो, किसी को खरीदने होंगे वो आपसे खरीद लेगा। ये हो गया क्लोज एंडेड फंड। फिर आता है आपका इंटरवल फंड। इससे इंटरवल का क्या मतलब है? इंटरवल का मतलब है ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बीच का है। मतलब कैसे है? आपने एंट्री तो कर ली, 2 साल तक बंद रहा, 2 साल बाद इसने क्या कहा कि भाई मैं ये फंड को ओपन कर रहा हूं। ओपन करने का मतलब है कि जिसने एंट्री करनी है वो भी एंट्री कर सकता है, और किसी को अगर एग्जिस्टिंग को एग्जिट करना है वो भी कर सकता है। तो इंटरवल मतलब हो गया कि भाई मूवी का जो इंटरवल होता है उसी टाइप का फंड है, जिसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों के फीचर्स आ जाते हैं। अब ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ये म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा एकदम से आपने देखा होगा, ईटीएफ का बहुत नाम हो गया। अब देखिए, इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों समझा देता हूं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं सेम कैटेगरीज के होते हैं, बट इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझना। जब मैं बात कर रहा हूं ईटीएफ की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अब ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ना, ये बेसिकली एक इंडेक्स को यहां पर ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं निफ्टी 20 की, यानी निफ्टी का जो एक ईटीएफ है जो निप्पॉन एएमसी ने लॉन्च करा हुआ है। अब निफ्टी 20 क्या कहता है कि भाई मैं 250 रुपए का एक यूनिट है, मतलब एक ईटीएफ का प्राइस है 250 रुपीज। अब मेरे पास तो नहीं है, निफ्टी में 50 कंपनीज को खरीदने का मतलब है कि आपको लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक पैसा चाहिए, तब जाके आप वो 50 कंपनी को एक एक शेयर खरीद पाओगे। बट मैंने क्या करा, मैंने निफ्टी 20 खरीद लिया, यानी एक ईटीएफ खरीद लिया, जहां पर मैंने एक ईटीएफ के लिए मान लो 250 रुपए ही दिए, बट वो मेरे 250 रुपए इन्वेस्ट हो गए आगे 50 कंपनीज में। तो ये होता है ईटीएफ। अब ईटीएफ और इंडेक्स फंड में फर्क इतना है कि इंडेक्स फंड भी ट्रैक करता है अपना एक पर्टिकुलरली इंडेक्स को, और ईटीएफ भी ट्रैक करता है एक इंडेक्स को। दोनों ही पैसिव कैटेगरीज के फंड है। बस इंडेक्स फंड आपको कोई डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए, और ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होता है। एक्सपेंस रेशियो में कंपैरिजन करूं, ईटीएफ हल्का सा सस्ता पड़ जाता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड, बट मेरे हिसाब से दोनों ही कैटेगरीज एक ठीक ठाक है, डिपेंड करता है इन्वेस्टर की चॉइस के ऊपर। तो आई होप आपको ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों के बारे में समझ आ गया होगा। अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है यहां पर एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिव फंड। देखिए बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स का, बहुत सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। एक्टिव फंड का मतलब है एक एक्टिवली फंड मैनेजर और उसकी टीम, वो दोनों यहां पर बैठ के स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं और प्रॉपर रिसर्च करते हैं। पैसिव फंड का मतलब हो गया आपने जो पैसा दिया, एक पर्टिकुलरली जो इंडेक्स बना हुआ है उसी को यहां पर ट्रैक करा जाएगा, और इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज होगी, जितनी उसकी वेटेज होगी, उसके अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी। तो पैसिव फंड में एक्टिवली यहां पर बाय सेल नहीं हो रहा, यानी एक्टिवली फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है। फंड मैनेजर बेशक होते हैं पैसिव फंड के भी, बट फंड मैनेजर यहां पर प्रॉपर रिसर्च वगैरह नहीं करते।
यहां पर जैसे अब निफ्टी 50 का पैसिव फंड है, यानी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो निफ्टी की जो 50 कंपनीज है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। उसमें कोई रिसर्च नहीं करनी कि 50 में से कौन सी कंपनी चूज करनी है, 50 की 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। बट वही जब निफ्टी मान लो वही एक लार्ज कैप फंड है, तो वो 100 लार्ज कैप कंपनीज में से चॉइस करेगा कि कौन सी 20 कंपनीज में को खरीदनी है, कौन सी 25 कंपनीज में को खरीदनी है। तो एक्टिवली मैनेज का मतलब है कि एक्टिवली फंड मैनेजर इन्वॉल्व है, उसकी टीम इन्वॉल्व है, पैसिव में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एक इंडेक्स को यहां पर ट्रैक कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो वहां पर कोई फंड मैनेजर एक्टिवली काम नहीं कर रहा तो उसकी कॉस्ट कम होगी, एक्टिव की कॉस्ट ज्यादा होगी। तो बहुत लोग तो यही लड़ाई करते रहते हैं कि मैं एक्टिव में जाऊं या पैसिव में जाऊं। इसका सिंपल आंसर है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंड आप चूज कर रहे हो, और डिपेंड करता है कि कौन सा फंड मैनेजर यहां पर इन्वेस्टमेंट आपके लिए आगे कर रहा है। तो एएमसी टू एएमसी भी बहुत डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं ना कि आप, वो बोलते हैं कि हमें आप कौन सा फंड सजेस्ट कर रहे हो, तो हमारे पोर्टफोलियोज जो हम लोग उनके लिए बनाते हैं वो कहीं तक मिक्स कैटेगरीज में भी जाते हैं, यानी हम उनको एक्टिव फंड्स भी देते हैं, हम उनको पैसिव फंड्स भी देते हैं। बट हमारे वर्क में एक्टिव फंड्स ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसिव फंड नहीं होते, हम लोग पैसिव फंड्स भी सजेस्ट करते हैं। हम लोग डिपेंड करता है कि क्लाइंट का क्या गोल है और क्या ऑब्जेक्टिव है और कितना रिस्क वो ले सकता है, उसके बेसिस पे सारी चीजें डिसाइड होती है। बट मैंने जो समझाना था एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से बहुत ध्यान से एक एक लाइन मैंने जरूर लिखी है, बट एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपको हर एक चीज, हर एक कैटेगरी समझ आनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं इक्विटी स्कीम्स की। सबसे पहली स्कीम आ जाती है मल्टी कैप स्कीम। मल्टी कैप का मतलब है ऑलराउंडर हो गया आपका। क्रिकेट में जो ऑलराउंडर होता है ना, बैटिंग भी कर ली, बॉलिंग भी कर ली और फील्डिंग भी कर ली, तीनों चीजें जो कर लेता है वो होता है मल्टी कैप फंड। अब मल्टी कैप का सिंपल मतलब है लार्ज, मिड और स्मॉल। मैंने उस दिन भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या कहती है, फर्स्ट 100 कंपनीज, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से समझना, first 100 companies according to market capitalization is known as large cap companies. 101 से 250th कंपनीज आर नोन एज मिड कैप कंपनीज। 251 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो होती है स्मॉल कैप कंपनीज। मल्टी कैप का मतलब है लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बस इसमें एक फर्क क्या है, मल्टी कैप क्या करता है, 25% लार्ज में भी रखता है, 25% मिड में भी रखता है और 25% स्मॉल में रखता है। यानी तीनों कैटेगरीज में 25% होना ही चाहिए। और 25 25 25 ये डिसाइडेड है, और बाकी बचा 25 कहीं पे भी इन्वेस्ट हो सकता है। इसको हम कहते हैं मल्टी कैप फंड। लार्ज कैप का मतलब है कि इसमें 65% या उससे ज्यादा लार्ज कैप हो सकता है, मतलब मिनिमम 65 तो होना ही चाहिए। और लार्ज कैप का मतलब है ये मैक्सिमम पैसा अपना फर्स्ट 100 कंपनीज में लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप फंड स्मॉल कैप, मिड कैप को बाय नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। बट लार्ज कैप वो तभी होगा जब उसका 65% पोर्टफोलियो लार्ज कैप में है, और मिड कैप वो तभी होगा जब उसका 60-65% पोर्टफोलियो मिड कैप में है। बट वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप ऊपर नीचे ये लोग बाय कर सकते हैं। तो लार्ज कैप फंड हो गया जो फर्स्ट 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, उसमें से चॉइस करेगा। लार्ज एंड मिड कैप का मतलब है कि वो आपका पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने वाला है और मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने वाला है। मिड कैप फंड का मतलब है कि मैक्सिमम पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होने वाला है, यानी 65% जो टोटल 100 रुपीज आए हैं उसका 100 में से 65 रुपीज यहां पर मिड कैप स्टॉक्स में होगा और बाकी 35 कहीं पे भी हो सकता है। स्मॉल कैप का मतलब है कि 65% पोर्टफोलियो उसका स्मॉल कैप में रहना चाहिए और बाकी वो मिड कैप और लार्ज कैप या इवन कैश या इवन और जो भी कैटेगरीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये थे लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप फंड और मल्टी कैप फंड। अब आगे समझते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको डिविडेंड यील्ड वाले फंड में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब है वो पैसा आपका इन्वेस्ट करने वाले हैं प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड यील्ड स्टॉक, यानी जो कंपनीज ज्यादा डिविडेंड देती है उन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। जब मैं बात कर रहा हूं वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड की, वैल्यू फंड इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, ये उन कंपनीज में पैसा लगाएंगे जो अभी मार्केट में अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सबसे ज्यादा एक टाइम पे उन्होंने आईटीसी में बहुत पैसा लगाया हुआ था, उन्होंने एचडीएफसी बैंक में बहुत पैसा लगाया हुआ था, बिकॉज उनका कहना था कि आईटीसी और एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक ये अंडर वैल्यूड है मार्केट में। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक टाइम पे थोड़ा सा वैल्यू वाले में भी करता था, बट मार्केट में पर्टिकुलरली वैल्यू फंड्स अवेलेबल है जिनका काम होता है उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना जो अभी मार्केट में अंडर वैल्यूड है। और कॉन्ट्रा फंड का क्या मतलब है,
कॉन्ट्रा फंड इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यानी ये पर्टिकुलरली कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। उसके बाद आ जाता है फोकस फंड। अब फोकस फंड क्या है, इनका काम होता है भाई मिनिमम मैक्सिमम 30 स्टॉक्स रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, बट हमारा फोकस है कि इतनी सारी कंपनीज में से पर्टिकुलरली 30 स्टॉक्स ही चूज करने हैं। फिर आ जाता है सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड। अब सेक्टोरियल फंड का मतलब है एक पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर में पैसा जा रहा है, जैसे फार्मा सेक्टर फंड, आईटी सेक्टर फंड, या कह लो इनोवेशन सेक्टर फंड। एक ही सेक्टर में काफी ज्यादा रिस्क होता है, अगर वो सेक्टर नहीं चला तो आपका पैसा काफी ज्यादा लूज हो सकता है। वहीं थीमेटिक मतलब एक थीम बेस्ड फंड है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट ओक कैपिटल ने अभी एक फंड लॉन्च करा जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने वो नाम रखा उनका क्वालिटी फंड, यानी इसका क्या मतलब है कि ये थीम बेस्ड हो गया। एक क्वालिटी टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं ना, जो ज्यादा हाई क्वालिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जिनका आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, या फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो क्वालिटी फंड एक हो गया आपका थीम बेस्ड फंड की एक पर्टिकुलरली थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। या अगर थीम में अगर मैं कहूं ईएसजी फंड, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड फंड्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल उन कंपनीज में पैसा लगाएंगे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड अच्छा काम कर रहे हो, यानी उन कंपनीज में पैसा नहीं लगाएंगे जो एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हो। तो इस तरह से होते हैं थीमेटिक फंड्स। फिर आ जाते हैं ईएलएसएस, यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब ये क्या है, ये पहली स्कीम लॉन्च करी थी, मतलब एक तरह से एक ऐसी स्कीम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जहां पर आपको 3 साल का लॉक इन मिलेगा, बट साथ के साथ आप टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स भी सेव कर सकते हो। आज के टाइम में ईएलएसएस कहीं ना कहीं जॉब जो कर रहे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट करते हैं, क्योंकि वो आज के टाइम पे पुराने रिजीम को फॉलो करते हैं, तो उनको बहुत हेल्प करता है। बट जो नए टैक्स रिजीम में आ चुके हैं, जिनकी 12 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं लगना, वो ईएलएसएस में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बट ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट जो मेरे को लगता था या मेरे क्लाइंट्स को मिला, वो ये है कि एक तो 3 साल का लॉक इन होता है, तो पैसा नहीं निकलता, तो फंड मैनेजर के पास भी अथॉरिटी होती है कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जाए, प्लस साथ में क्लाइंट को टैक्स भी बेनिफिट मिल जाता है, तो टैक्स भी सेव हो गया, वेल्थ भी क्रिएट हो गई। अब आ जाते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब होता है कि ये इक्विटी में पैसा रखने वाला है, बट मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में यही डिफरेंस है। मल्टी कैप लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में रखेगा, बट लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में 25% ईच रखेगा। वहीं फ्लेक्सी कैप के पास ये अथॉरिटी है, उसका मन करे तो लार्ज कैप 100% भी ले जा सकता है, उसका मन करे तो लार्ज कैप 10% रख के 70% स्मॉल कैप कर ले, उसका मन करे तो यहां पर मिड कैप को ज्यादा कर ले। तो कहने का मतलब कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। अब आ जाते हैं डेट स्कीम की तरफ। अब देखिए हमने इक्विटी स्कीम का पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब आ जाते हैं डेट स्कीम। और डेट स्कीम में इतनी सारी स्कीम्स है, तो एक एक करके ध्यान से समझ लेना सारी चीजें। सबसे पहले डेट स्कीम में ना, जब मैं बात करूं डेट का मतलब क्या है पहले समझ लो। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होने वाला है, और बहुत सारी कैटेगरीज है। वहीं डेट का मतलब है मैं आगे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा पैसा आगे लोन पे दिया जा रहा है कंपनीज को, इसका मतलब हो गया डेट। जब मैं बैंक से लोन लेता हूं, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट डेट फंड में क्या होता है, मैं बैंक से या बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना पैसा एक तरह से म्यूचुअल फंड के रूट से लोन पर दे रहा हूं। ये मतलब होता है डेट फंड का। अब डेट फंड में बहुत सारी कैटेगरीज है। नंबर 1, ओवरनाइट फंड, an open-ended debt scheme investing in overnight securities. The investment is in overnight securities having a maturity of 1 day. यानी ये आपका पैसा उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा जिनकी मेच्योरिटी सिर्फ एक दिन में आ जाती है, और ये हाईली लिक्विड होते हैं। यानी यहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, फटाफट आपको अगर 5-6 दिन बाद एग्जिट करना है तो आप कर सकते हो। यानी ये आपका, आपने पैसा डाला मान लो 50 करोड़ रुपए, आपने आज डाला पैसा, इन्होंने एक दिन के लिए आगे उसको इन्वेस्ट कर दिया, जैसे ही इनका पैसा वापस आया, आपने 2 दिन बाद मान लो एग्जिट कर लिया, तो आपको 2 दिन का रिटर्न मिल जाएगा। फिर आते हैं लिक्विड फंड। अभी लिक्विड फंड क्या है, यहां पर ये लोग आपका पैसा मनी मार्केट सिक्योरिटीज में या डेट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट उसकी जो मेच्योरिटी होती है वो अप टू 91 डेज हो सकती है, यानी 3 महीने तक हो सकती है। फिर आती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड। अब ये उस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी मेच्योरिटी 3 महीने से 6 महीने के बीच में होती है। यानी मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा, उन्होंने आगे एक किसी को पैसा लोन पर दिया 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और 5 महीने बाद वो पैसा उनके पास म्यूचुअल फंड के पास वापस आ जाएगा। फिर आते हैं लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आपने जब पैसा इन्वेस्ट करा, आपका पैसा ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा जिनकी ड्यूरेशन, जिनकी मेच्योरिटी ड्यूरेशन होएगी 6 to 12 मंथ्स, उसको कहते हैं लो ड्यूरेशन फंड।
फिर आते हैं मनी मार्केट फंड। अब मनी मार्केट मतलब है ये फंड डेट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है। फिर आ जाते हैं डायनामिक बॉन्ड फंड। अब डायनामिक बॉन्ड फंड का मतलब है ओपन एंडेड डायनामिक डेट स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस ड्यूरेशन। अक्रॉस ड्यूरेशन का मतलब है बेसिकली आपने डायनामिक बॉन्ड फंड में पैसा डाल दिया, अब वो पैसा आपका पैसा वो आगे 3 महीने वाली सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, 10 साल वाली सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, 2 साल वाली में भी कर सकता है, अक्रॉस ड्यूरेशन कर सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये ऐसी स्कीम्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से 3 साल हो। मीडियम ड्यूरेशन मतलब ऐसे डेट स्कीम्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनकी मेच्योरिटी 3 से 4 साल हो। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, ये ऐसी डेट स्कीम या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं जिनकी मेच्योरिटी 4 से 7 साल हो। और फिर आते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, ये ऐसी डेट स्कीम और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैक्यूलेट ड्यूरेशन होती है, यानी जिनकी मेच्योरिटी होती है 7 साल से ज्यादा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा और एक एक चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर अभी तक कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा फ्री होते ही, तो प्लीज अपने डाउट आप लिखते रहे। आ जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, यानी डेट फंड में इतनी कैटेगरीज है ना, मतलब मैंने आपको अभी एक एक लाइन में पढ़ा रहा हूं तो सोचो डेट फंड में कितना कुछ सीखने को है। तो डेट फंड, अच्छा आपको पता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी बहुत जॉब होती है। अगर आपने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में अच्छी नॉलेज गेन कर ली ना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे जॉब होती है। और एक बात आपको बता देता हूं मैं, जो हमारी इक्विटी मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट, उससे कहीं गुना बड़ी डेट मार्केट होती है। अगर आप लोगों ने वो वाली पिक्चर देखी होगी ना, वो वेब सीरीज हर्षद मेहता वाली 1992 वाली, उसमें वो कहता नहीं है कि हमारे शेयर मार्केट कितने की है, वो कहता है इतने हजार करोड़ की, वो कहता है डेट मार्केट इतने लाख करोड़ की है। तो मेरा पॉइंट ये है कि डेट मार्केट इक्विटी मार्केट से भी बड़ी है। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड क्या है? ये ओपन एंडेड डेट स्कीम ही है, प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन डबल ए एंड अबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आपको पता है बॉन्ड्स में रेटिंग होती है, तो ये ऐसे बॉन्ड में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रेटिंग डबल ए प्लस होती है या उससे अच्छी होती है। क्रेडिट रिस्क फंड, नाम में ही समझो रिस्क है। क्रेडिट रिस्क फंड, यहां पर क्या मतलब होता है? ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन बिलो हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रेटिंग कम होती है और यहां पर रिस्क लिया जाता है। क्रेडिट रिस्क फंड में आप ये ऐसे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर देंगे जिनकी रेटिंग कम है, बट ये इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि इनको वहां पर जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। तो क्रेडिट रिस्क फंड उनके लिए होता है जो ज्यादा रिस्क लिया जा सकता है। अदरवाइज हम लोग तो अपने क्लाइंट्स को क्रेडिट रिस्क फंड ज्यादा नहीं देते, कभी कभार जब क्लाइंट का लगता है कि ये रिस्क ले सकता है तभी देते हैं, अदरवाइज अवॉइड करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट टू क्लाइंट, ठीक है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, अब इसका क्या मतलब है? ओपन एंडेड डेट स्कीम predominantly investing in debt instruments of banks, public sector undertakings, public financial institutions and municipal bonds। यानी आपने पैसा इन्वेस्ट करा बैंकिंग और पीएसयू फंड में और आपका पैसा आगे इन्वेस्ट हो रहा है डेट स्कीम किसकी, जिन्होंने डेट स्कीम किसकी है? जो इशू करी गई है बैंक्स के द्वारा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के द्वारा। फिर आते हैं गिल्ट फंड्स, ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रॉस मेच्योरिटी। यानी आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होने वाला है और ये सबसे हाईएस्ट रेटेड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। यहां पर डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि आपको भी पता है गवर्नमेंट थोड़ा डिफॉल्ट करेगी। अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है दैट मींस वो देश ही खत्म हो रहा है, यानी देश में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। बट गिल्ड फंड्स का सबसे कम रिस्क वाले फंड्स माने जाते हैं। फिर गिल्ड फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या है? एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैविंग अ कांस्टेंट मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर। यानी ये गवर्नमेंट की ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने वाली है जिनकी मैच्योरिटी 10 ईयर्स की है या उससे ज्यादा है। फिर आते हैं फ्लोटर फंड। अब ये कौन से फंड होते हैं? एन ओपन एंडेड डेट स्कीम प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टिंग टू फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर यूजिंग स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स। सो बेसिकली फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लोटिंग रेट, जिसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोटर फंड। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड स्कीम। अभी देखिए हमने इक्विटी स्कीम को समझा, हमने डेट स्कीम को समझा। इक्विटी और डेट को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो बन जाती है हाइब्रिड स्कीम।
हाइब्रिड स्कीम में भी मैंने बोला था एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का क्या मतलब होता है? एन ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इसको ना मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हूं। काफी सारी स्कीम का नाम होता है डेट हाइब्रिड फंड या इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो जब भी मैं बोल रहा हूं डेट हाइब्रिड फंड, उसको आप ऐसे समझो, है तो डेट और इक्विटी का ही मिक्सचर, बट डेट का पोर्शन ज्यादा है। इक्विटी हाइब्रिड फंड है तो डेट और इक्विटी मिक्स करके ही बनाया गया है, बट इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होगा। बैलेंस कैटेगरी के जो फंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस फंड या बैलेंस हाइब्रिड फंड, इसको आप बोल सकते हो कि 50-50, यानी 50 इक्विटी में डाल दिया, 50 डेट में डाल दिया। एग्रेसिवली हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? तो जैसे मैंने आपको बोला इक्विटी हाइब्रिड फंड, तो वो क्या करेगा? एग्रेसिवली इक्विटी हाइब्रिड फंड, दैट मींस कि डेट का पोर्शन जरूर होगा बट इक्विटी में ज्यादा पैसा रहेगा। डेट डेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यानी इक्विटी जरूर होगा बट डेट का पोर्शन ज्यादा रखेगा। फिर आते हैं आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड कौन से होते हैं? जो इन्वेस्ट करते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में, जो आपको पता होती है ना, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में भी, आर्बिट्राज में भी और डेट में भी। फिर आ जाता है हमारा डायनामिक एसेट एलोकेशन। डायनामिक एसेट एलोकेशन का क्या मतलब है? इट इज एन ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड विद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी डेट दैट इज मैनेज्ड डायनेमिकली। ठीक है जी, ये होते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन। फिर आता है मल्टी एसेट एलोकेशन। अब मल्टी एसेट एलोकेशन में क्या आ जाता है? ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपका पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर यानी कॉमोडिटीज, और साथ के साथ रीट्स और इनवीट्स में भी इन्वेस्ट हो रहा है। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनवीट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आपका पैसा वहां पर हो। तो मल्टी एसेट फंड अगर जब आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मींस आपका पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर और साथ के साथ रीट्स और इनवीट्स में भी इन्वेस्ट हो सकता है। फिर आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। ये ऐसी स्कीम्स है जो सॉल्यूशन के लिए बनाई गई है, जैसे रिटायरमेंट फंड। चाहे ये इसमें 5 साल का ही लॉक इन पीरियड है, बट रिटायरमेंट का मतलब है दैट मींस कि मुझे पता है मैंने रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करा है, दैट मींस कि मैंने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करा है। फिर चिल्ड्रंस फंड, अब मैंने चिल्ड्रन फंड में इन्वेस्ट करा है, दैट मींस मैंने अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करा है, इसमें भी 5 साल का लॉक इन पीरियड ही होता है। ठीक है, दोनों स्कीम्स में 5 साल का लॉक इन पीरियड होगा ही होगा। फिर अदर स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। मैंने इंडेक्स फंड आपको समझा दिया था ईटीएफ के साथ। इंडेक्स फंड जो पर्टिकुलरली एक इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है और रेप्लिकेट करता है। फंड ऑफ फंड, इसका क्या मतलब है? फंड ऑफ फंड का मतलब है एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। यानी आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड के भी यूनिट्स को खरीद सकता है, अब वो चाहे उसके अपने यूनिट्स हो या फिर किसी और म्यूचुअल फंड में हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपना पैसा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को दिया, बट एचडीएफसी ने इन्वेस्ट कर दिया मान लो आईसीआईसी की स्कीम में, पॉसिबल है। बट ज्यादातर इस केस में क्या होता है, फंड ऑफ फंड जैसे आपके फॉरेन फंड ऑफ फंड्स आते हैं। मैंने अपना पैसा दिया आईसीआईसी म्यूचुअल फंड को, आईसीआईसी ने फॉरेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। एंड ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन एन अंडरलाइंग फंड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आपके पास रीट्स और इनवीट्स भी अवेलेबल है। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनवीट्स, और म्यूचुअल फंड को आप पैसा दोगे वो आगे इनवीट्स में इन्वेस्ट कर देगा। और रीट्स और इनवीट्स मार्केट में काफी सारी लिस्टेड अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को आइडिया होगा। अब एक नई कैटेगरी आई है जिसका नाम रखा गया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी एसआईएफ। अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता था, म्यूचुअल फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 है, ठीक है। बट जो पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर आपको पीएमएस में इन्वेस्ट करना है, यानी आप चाहते हो कि मेरा स्टॉक्स प्रोफेशनली मैनेज्ड हो, तो आपको मिनिमम 50 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सेबी ने क्या कहा यार, 500 से लेके 50 लाख के बीच में ऐसी कोई निकाले इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी जो अफोर्डेबल भी हो और जिससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो एक निकाली गई कैटेगरी जो बहुत जल्द लॉन्च हो चुकी है, बट एएमसी भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें 10 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब जब आप एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करो, इसका फायदा क्या है, ये है तो म्यूचुअल फंड ही, बट साथ में इसके अंदर इसके पास एक ऑप्शन है कि ये डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी ये शॉर्ट सेलिंग वगैरह भी प्रॉपरली कर सकता है। ये इसमें बेनिफिट हो जाता है। और पीएमएस से ये काफी सस्ता है, क्योंकि पीएमएस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, एसआईएफ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। फिर कुछ और कैटेगरीज में भी फंड्स अवेलेबल है, जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान। ये एमसी जो लॉन्च करते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान, ये क्लोज एंडेड डेट फंड्स होते हैं। इसमें बेसिकली आपने इन्वेस्ट कर दिया, एक पर्टिकुलरली टाइम बाद इसकी मैच्योरिटी आएगी और ये फंड ओपन होकर बंद हो जाएगा।
फिर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, आपका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट होता है। फिर आता है ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। आपको पता है कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, तो काफी लोग होते हैं कि उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड ने ईएसजी कैटेगरी का एक स्पेशल फंड निकाल दिया। ये ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जो एनवायरमेंट सोशल और गवर्नेंस से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। यानी ये आपका पैसा आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आईटीसी टोबैको में भी डील करती है ना, तो आप समझ रहे हो। या कुछ कंपनी मान लो मीट और चिकन में डील कर रही है, यानी उसमें डील कर रही है, तो काफी लोग जैसे जैनी होते हैं उनको नहीं पसंद होता, जैन्स को नहीं पसंद होता कि हमारा पैसा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट हो जो आगे मीट और इन सब में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मेरा मन नहीं करता कि मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूं। मान लो मैंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, वो आगे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने स्पेशल कैटेगरी का फंड ले लिया, एनवायरमेंटल ईएसजी फंड ले लिया, एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस। यानी मैं ऐसी जगह पैसा डालूंगा जो कंपनीज कहीं पे भी एनवायरमेंट को, सोशल या गवर्नेंस हार्म नहीं कर रही। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप गाइस आज का चैप्टर नंबर 2 आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों के डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछना, और आपके चैप्टर नंबर 3 की वीडियो भी बहुत जल्द आउट हो जाएगी। सारे अपडेट्स के लिए आप जरूर एनआईएसएम से रिलेटेड जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के लिए मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।